चलिए आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 यानी कि फर्स्ट चैप्टर को। ठीक है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहूंगा। ठीक है। देखिए आपका जो इकोनॉमिक्स जो आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, ये जो है ये आपका दो पार्ट में अवेलेबल है। ठीक है। पहला पार्ट को हम लोग वैशिष्ट अर्थशास्त्र कहेंगे और दूसरा पार्ट को हम लोग समष्टि अर्थशास्त्र कहेंगे। ठीक है। तो हम लोग फर्स्ट पार्ट में वैशिष्ट अर्थशास्त्र का चैप्टर 1 जिसका नाम है वैशिष्ट एक परिचय। ठीक है। इसको हम लोग फुल एकदम सॉल्यूशन यानी कि पूरी अच्छी तरह से इसको हम लोग समझने वाले हैं और आपको समझाने वाले हैं। ठीक है। किस प्रकार से इसमें वैशिष्ट का बारे में बताया गया है। ठीक है। वैशिष्ट अर्थशास्त्र क्या होता है, सारा चीज आपको समझाएंगे, आप दिक्कत मत लीजिए। ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, आप अच्छी तरह से समझिएगा और नोट डाउन यानी कि लिखिएगा। ठीक है। चलिए तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे छोटा सा, सबसे पहले आपको परिचय देते हैं अर्थशास्त्र के बारे में। ठीक है। अगर आप क्लास 12th में हैं तो अर्थशास्त्र के बारे में आपको बेहद ही जरूरी है कुछ बातें जानना। ठीक है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर वीडियो स्टार्ट कर रहा हूं तो बता देता हूं कि अर्थशास्त्र का क्या होता है। तो देखिए अर्थशास्त्र को आपको दो भाग में क्या किया गया है, बांटा गया है। ठीक है। ध्यान से सुनिएगा। ठीक है। और समझिएगा और लिखते चलिएगा। ठीक है। अर्थशास्त्र कितने भाग में बांटा गया है, तो दो भाग में। ठीक है। पहला भाग को हम लोग वैशिष्ट अर्थशास्त्र कहेंगे। ठीक है। वैशिष्ट आगे आप लिख लीजिएगा अर्थशास्त्र। ठीक है। क्योंकि ये मोबाइल तो यहाँ पर फुल नहीं लिखा पाता। ठीक है। और दूसरा आपका समष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र। ठीक है। चलिए इस प्रकार से आप लिख लीजिएगा। ठीक है। अब देखिए कि अर्थशास्त्र को दो भाग में बांटे, यानी कि पहला आपका वैशिष्ट अर्थशास्त्र और दूसरा समष्टि अर्थशास्त्र। तो इसको बांटने वाला व्यक्ति का कुछ ना कुछ तो नाम होगा। ठीक है। यानी कि अर्थशास्त्र को जो दो भाग में बांटा है, इसको जो बांटा है उसका कुछ ना कुछ तो नाम होगा। कोई व्यक्ति तो जरूर है कि अर्थशास्त्र को बांटा होगा, जरूर हाँ बांटा है। ठीक है। तो उस व्यक्ति का जो नाम है, क्या नाम है, रेगनर फ्रिश, रेगनर। ठीक है। रेगनर फ्रिश। ठीक है। लिख लीजिएगा, जितना सारा चीज लिखा है उसको आप अच्छे से कॉपी में लिखिए, याद कीजिए। ठीक है। क्योंकि आपका एमसीक्यू में क्वेश्चंस में पूछा जाता है, अक्सर कई बार पूछा गया है। ठीक है। कि अर्थशास्त्र को दो भागों में बांटने वाले व्यक्ति का क्या नाम है, तो लिखिएगा रेगनर फ्रिश। ठीक है। चलिए यहां तक आप लोग समझ चुके होंगे। ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर और चीज मैं आपको समझाना चाहूंगा कि वैशिष्ट अर्थशास्त्र और समष्टि जो अर्थशास्त्र है, ठीक है, वैशिष्ट अर्थशास्त्र को हम लोग सूक्ष्म अर्थशास्त्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं, तो सूक्ष्म, सूक्ष्म लिख लीजिएगा इस प्रकार से। ठीक है। सूक्ष्म अर्थशास्त्र कहते हैं और इसको बृहद अर्थशास्त्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है। बृहद, सूक्ष्म मतलब होता है क्या होता है, छोटा, बृहद मतलब क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है। और यहाँ पर देखिए वैशिष्ट अर्थशास्त्र में हम लोग, ठीक है, पहले इसको थोड़ा सा मैं आपको परिचय इस प्रकार से बता रहा हूँ कि थोड़ा सा दिमाग में आपको अट जाए। ठीक है। इसके बाद मैं आपको सारा चीज बताऊंगा, आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है। देखिए वैशिष्ट अर्थशास्त्र में आपका व्यक्तिगत के लिए बात किया जाता है। ठीक है। व्यक्ति, ठीक है, व्यक्तिगत के लिए बात किया जाता है। ठीक है। और आपका समष्टि जो अर्थशास्त्र होता है, ठीक है, इसमें आपका सामूहिक के लिए बात किया जाता है, सामूहिक के लिए। ठीक है। आपका रुक जाइए, यहाँ पर गलत लिखा गया, सामूहिक के लिए बात किया जाता है। ठीक है। व्यक्तिगत क्या होता है, मतलब कि जिस व्यक्तिगत के लिए होता है, मांग कुछ कर रहा है, उत्पादन के लिए बात करेगा। ठीक है। और सामूहिक जो है पूरा भारत जैसे हो गया, जिसे रोजगार के लिए बात करेगा, जीडीपी के लिए बात करेगा। ठीक है। चलिए अर्थशास्त्र के बारे में आपको कुछ ना कुछ नॉलेज आपको दे दिए हैं और आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है। अब चलिए फाइनली जो हम लोग इसको स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है। देखिए स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले आप लिख लीजिएगा हेडिंग में वैशिष्ट अर्थशास्त्र, जिसको हम लोग सूक्ष्म अर्थशास्त्र कहेंगे। ठीक है। और इंग्लिश में इसको हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स, MICRO, माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है। इसको भी आप लिख लीजिएगा। ठीक है। चलिए अब यहाँ दोस्तों हम लोग लिखना चाहेंगे तो लिखेंगे कि इसमें हम पढ़ते हैं कि जो संसाधन उपलब्ध है उसका आवंटन किस प्रकार से करते हैं, चीजों का निर्माण किस प्रकार से करते हैं और कैसे उसे बाजार में उपलब्ध कराते हैं। ठीक है। वैशिष्ट अर्थशास्त्र में हम लोग यही पढ़ते हैं कि इसको किस प्रकार से बांटेंगे, आवंटन मतलब बांटना होता है। ठीक है।
किस प्रकार से चीज का निर्माण हम लोग करेंगे। अगर मान के चलिए कुछ आपको बाजार में उपलब्ध कराना है, बेचना है, तो उसका कुछ आपको तो निर्माण करना ही होगा। जैसे आपको बिस्कुट बाजार में बेचना है तो बिस्कुट के लिए तो आपको निर्माण करना होगा ना, ठीक है, बिस्कुट तो बनाना ना होगा आपको, ठीक है। इस प्रकार से इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। इसका बाद हम लोग बढ़ते हैं तो समष्टि अर्थशास्त्र। तो समष्टि अर्थशास्त्र जिसको हम लोग वृहद अर्थशास्त्र कहते हैं, जिसको इंग्लिश में मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं, ठीक है। देखिए व्यष्टि में दोस्तों आपका एम आई था और समष्टि अर्थशास्त्र में आपका, ठीक है, क्या था तो एम ए है, ठीक है। यहाँ पर आई और ए का फर्क है, ठीक है। चलिए इसमें हम लोग पढ़ते हैं कि बाजार में जो उद्योग धंधे कार्यरत है उन उद्योग धंधों से देश के जीडीपी में क्या ग्रोथ आई है, ठीक है, और रोजगार कैसे, महंगाई बढ़ तो नहीं रही है। तो यहाँ जितना भी चीज है आपको पता है कि जीडीपी नापता है, ठीक है, कि इसका क्या है, जीडीपी क्या है, ठीक है। उसका बाद रोजगार मापेगा, ठीक है, और आपका महंगाई बढ़ की नहीं रहा है, यानी कि वैश्विक अर्थशास्त्र जो है, ठीक है, समष्टि अर्थशास्त्र देश के लिए बात किया जाता है, सामूहिक जिसके लिए बात किया जाता है, सभी के लिए, ठीक है, और वैशिष्ट में व्यक्ति, एक व्यक्ति के लिए, ठीक है। चलिए उसका बाद दोस्तों हम लोग पढ़ते हैं, हेडिंग डाल लीजिएगा समान अर्थव्यवस्था, ठीक है। तो समान अर्थव्यवस्था में लिखिएगा समाज के लोगों को खाना, वस्त्र, घर, सड़क और रेल सेवाएं इत्यादि की आवश्यकताएं होती है। अगर देखा जाए तो किसी भी व्यक्ति की जरूरत सूची बनाई जाए तो सूची बहुत लंबी हो सकती है, ठीक है। किसी भी व्यक्ति के पास हर वस्तु नहीं रहती जिसका उसे आवश्यकताएं होती है, और व्यक्ति अपने आवश्यकताओं की वस्तुओं को किसी न किसी व्यक्ति से खरीदता या बेचता है जिसके लिए उसे संसाधन की आवश्यकताएं होती है, ठीक है। प्यार से समझिए समान अर्थव्यवस्था। समान अर्थव्यवस्था क्या है, आखिर एक इंसान को क्या चाहिए, ठीक है। एक इंसान को चाहिए रोटी, कपड़ा, मकान, जो वो अपने दैनिक जीवन को जी सके, ठीक है। रोटी, कपड़ा, मकान, ये तीन चीजें चाहिए जो कि और दैनिक जीवन को जी सके, ठीक है। अब देखिए अगर कोई व्यक्ति, मान के चलिए आप हैं, ठीक है, अगर आपका लिस्ट हम बनाना चाहें, ठीक है, तो आपका लिस्ट इतना लंबा बन जाएगा कि इसका कोई मतलब ही नहीं बनता, ठीक है। मान चलिए आपको रोटी भी चाहिए, कपड़ा भी चाहिए, मकान भी चाहिए, बोलिए सर मोटरसाइकिल चाहिए, साइकिल भी चाहिए, स्कूटी भी चाहिए, बाइक भी चाहिए, ठीक है, चार चक्का गाड़ी भी चाहिए, बहुत सारा चीज चाहिए, आपको खेलने के लिए मैदान चाहिए, फुटबॉल चाहिए, बहुत सारा चीज चाहिए। अगर किसी व्यक्ति का सूची बनाया जाए तो उसका सूची बहुत ही लंबा हो जाता है, ठीक है। और देखिए व्यक्ति अपनी आवश्यकताएं, जो भी उसका आवश्यकता होता है वो वस्तु को किसी न किसी व्यक्ति से खरीद या बेच कर लेता है। कैसे होता था पहले, वस्तु विनिमय चलता था ना, ठीक है। मान के चलिए किसी को चावल का जरूरत है तो वो आटा उसको देता है, तो वो आपका चावल उधर से देता है, इसको वस्तु विनिमय कहते हैं। और अब तो हो गया कि किसी प्रकार का कोई भी व्यक्ति को कुछ भी सामान का आवश्यकता है तो उसको पैसा के बदले वो खरीद लेता है या फिर बेच देता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, संसाधन। तो दोस्तों संसाधन क्या होता है इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो संसाधन से आप लोग भली भांति परिचित होंगे कि संसाधन से हमारा अभिप्राय उन वस्तुओं तथा सेवाओं से जिनका उपयोग उन वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन करने में होता है, जैसे भूमि, औजार तथा मशीन इत्यादि। संसाधन क्या है, ठीक है। अगर आप कुछ चीज, जैसे कि अगर आप कोई वस्तुओं का उत्पादन कर रहे हैं तो आपको उसमें भूमि का जरूरत पड़ेगा, ठीक है। फिर से हम लोग बिस्कुट का ही उदाहरण ले लेते हैं, ठीक है। मान के चलिए आप बिस्कुट का कंपनी है, ठीक है, चलिए आपका बिस्कुट का कंपनी है दोस्तों, तो यहाँ पर, ठीक है, बिस्कुट का कंपनी है, तो मान के चलिए आपको भूमि का जरूरत होगा कि वहां पर बिना भूमि का यानी कि बिना जमीन का आप बना पाएंगे थोड़ी, ठीक है। उसके बाद कुछ ना कुछ आपको औजार का जरूरत पड़ेगा, उसके बाद कुछ ना कुछ मशीन को, उसके बाद आप बिस्कुट को तैयार कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए कुछ थोड़ा सा मिसप्रिंट हमको लग रहा है, ठीक है। चलिए इसका बाद हम लोग यहाँ देखते हैं, तो समाज के सामने सीमित संसाधनों का विनिधान, निर्धारण, बंटवारा, वस्तुओं सेवाओं का अंतिम मिश्रण का वितरण, यह तो दो ऐसे मूल आर्थिक समस्या है जो सामना करती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं आर्थिक क्रिया की तरफ। तो आर्थिक क्रिया की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, और यहाँ से अगर हम लोग देखें तो जिसको इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं, तो आर्थिक क्रिया क्या होता है। तो आर्थिक क्रिया वह क्रिया जिसका संबंध आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए सीमित संसाधनों के उपयोग से है। जो भी संसाधन आपके पास उपयोग में है, जो भी संसाधन आपके पास है, ठीक है, जैसे मान के चलिए आपके पास मोबाइल है, ठीक है, मोबाइल है, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, मोबाइल से ही वीडियो को देख रहे, पढ़ रहे हैं, ठीक है।
किसी व्यक्ति का पास क्या है, लैपटॉप है, तो लैपटॉप से क्या करेगा, वो वीडियो को देखेगा, पढ़ेगा, ठीक है। यानी कि जिसका पास जो संसाधन है उसी संसाधन में अपना जीवन यापन करता है, उसी को कहते हैं ये आर्थिक क्रियाओं का पहला संसाधन, ठीक है। तो इसका बाद हम लोग देखते हैं तो दूसरका में लिखता है, क्या लिखता है कि सभी आर्थिक क्रियाएं अनिवार्य रूप से आय का सृजन नहीं करती है, अर्थात आय का सृजन करने वाली सभी क्रियाएं आर्थिक क्रियाएं हैं, किंतु सभी आर्थिक क्रियाएं आवश्यक रूप से आय में सृजन करने वाली क्रियाएं नहीं है, ठीक है। अब देखिए आय का सृजन मतलब क्या होता है सर, आय का सृजन क्या, आय मतलब आपको कुछ ना कुछ तो लग रहा होगा, आय मतलब क्या होता है, पैसा, ठीक है, पैसा। तो हर चीज पैसा के लिए नहीं किया जाता है, ठीक है। मान के चलिए आप एग्जाम दे रहे हैं, एग्जाम हॉल में आप बैठे हो, ठीक है। मान के चलिए आप 12 का बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम 2025 में आप देंगे, ठीक है। मान के चलिए आप 12 का बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है। तो आप एग्जाम हॉल में बैठे हो और मान के चलिए अगर आपका अगला वाला जो व्यक्ति, अगला वाला बंदा है, ठीक है, उसका पेन खराब हो चुका या फिर खत्म हो चुका या फिर नहीं चल रहा है, ठीक है। तो अगर आपके पास 2 पेन है तो आप एक पेन को उसको दे सकते हैं, ठीक है। तो क्या आप उसको एक पेन को लिखने के लिए दोगे, तो क्या आप उससे पैसा वसूलोगे, पैसा तसीलोगे कि नहीं, 4 रुपए का पेन है तो 4 रुपए हमरा दे, नहीं बोलोगे। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर इस प्रकार से किया जाता है, ठीक है। चलिए अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ कि आर्थिक क्रियाएं को 4 भागों में विभाजित किया गया है, ठीक है। आर्थिक क्रियाओं को कितने भागों में विभाजित किया गया है, 4 विभागों में, ठीक है। पहला को उपभोग, यानी कि किस प्रकार से उसका उपभोग किया जाता है, किस प्रकार से उसको बनाया जाता है यानी उत्पाद दिया जाता है, किस प्रकार से उसको एक्सचेंज किया जाता है यानी कि बेचा जाता है, ठीक है। और किस प्रकार से उसमें इन्वेस्टमेंट या फिर निवेश किया जाता है, ठीक है। और विनिमय भी 2 प्रकार का होता है, ठीक है। जो एक्सचेंज होता है वो वस्तु के साथ होता है और साधन कीमत के साथ होता है, ठीक है। तो चलिए एक एक करके हम लोग इसको देखते हैं और अच्छी तरह से समझते हैं। उपभोग, जिसको हम लोग कंजप्शन कहते हैं इंग्लिश का शब्द में, ठीक। उपभोग वह आर्थिक क्रिया है जिसमें व्यक्ति तथा सामूहिक आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वस्तु और सेवाओं को उपयोगिता या फिर उपभोक्ता का उपभोग किया जाता है। भोजन करना, कपड़ा पहनना आदि उपभोग की क्रियाएं हैं, ठीक है। उपभोग मतलब क्या होता है, उपभोग मतलब कुछ ना कुछ आप ले रहे हैं, ठीक है। किसी न किसी चीज का आप सेवन कर रहे हैं, सेवन, ठीक है। यहाँ पर इस प्रकार से याद रखिए, किसी प्रकार का वस्तु का आप सेवन कर, ठीक है। जैसे कि भोजन करना, भोजन क्या कर रहे हैं, मान कीजिए आपके सामने 4 गो रोटी था, ठीक है। 4 गो रोटी था, गर्मा गर्म रोटी दी आपकी मम्मी 4 गो बना के, ठीक है। तो क्या हुआ कि वो चारों रोटी आप खा चुके हैं, तो खा के तो क्या हुआ, इसका आप उपभोग कर चुके, इसका आप सेवन कर चुके, ये रोटी चारों का चारों आपके अंदर जा चुका है, ठीक है। कपड़ा पहनना, कपड़ा पहनना मान के चलिए आपका जो है, मान के 300 का आप शर्ट लिए हैं, ठीक है, 300 का, और 400 का आप क्या लिए हैं, तो फुल पैंट या फिर जींस लिए हैं, ठीक है। तब उसको आप पहन चुके हैं, तो वो पहने तो उसका भी क्या हुआ, उपभोग हुआ। यानी कि जिस भी चीज आप दैनिक जीवन में यूज करते हैं, ठीक है, जो भी चीज का आपका जरूरत होता है उसको उपभोग कहा जाता है, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे, उत्पादन। उत्पादन दोस्तों यहाँ पर याद रखिएगा, जिसको हम लोग प्रोडक्शन कहते हैं। प्रोडक्शन का मतलब ही बनता है, उत्पादन का मतलब ही होता है किसी भी चीज को उत्पाद किया जाए, उत्पाद किया जाए, ठीक है, यानी कि इसको बनाया जाए। उत्पादन का अर्थ होता है इसको बनाया जाए, ठीक है। उत्पादन वह आर्थिक क्रिया है जिसका संबंध वस्तु और सेवाओं की उपयोगिता अथवा मूल्य में वृद्धि करने से है। दर्जी द्वारा कपड़ा काटकर कपड़ा सिलना अथवा बढ़ई द्वारा लकड़ी का लट्ठा छिलकर कुर्सी मेज, ठीक है, क्या करना, तो बनाना उत्पादन की क्रियाओं के उदाहरण में आता है। मान के चलिए अगर आप किसी भी चीज का उत्पादन कर रहे हैं, ठीक है, उत्पादन कर रहे हैं, मान के चलिए आप खेती कर रहे हैं, ठीक है, आलू का आप खेती किए या फिर धान का खेती किए। धान को हम लोग चावल कहते हैं, ठीक है, लेकिन खेती किसका होता है, धान का ही होता है। धान का खेती किए, तो धान की खेती करने से पहले आप उसमें चावल को रोपे होंगे, ठीक है, उसका बाद आप बुनाए रोपाए इस प्रकार से किए होंगे। तो आप क्या कर रहे हैं, इसको आप उत्पाद कर रहे, उपजाऊ करें इसका, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग इसको कहते हैं कि उत्पादन किस प्रकार से किया जाता है, ठीक है। चलिए आप देखिए अब विनिमय, विनिमय क्या होता है दोस्तों, विनिमय मतलब एक्सचेंज, ठीक है। विनिमय वह क्रिया है जिसमें किसी भी वस्तु या उत्पादन के साधन का क्रय विक्रय किया जाता है और यह क्रय विक्रय अधिकांश मुद्रा द्वारा किया जाता है। विनिमय की इस क्रियाओं को कीमत निर्धारण
या कीमत निर्धारण भी कहते हैं, कीमत निर्धारण को दो भागों में भी बांटा गया है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर विनिमय क्या होता है, ये तो आप भली भांति आप परिचय होंगे, अगर आप मुझसे पढ़े हुए तो 10th में ऐसा समझाए थे विनिमय के बारे में कि आप जिंदगी में नहीं भूल सकते थे, ठीक है। विनिमय क्या होता है, विनिमय मान के चलिए आप किसी वस्तु को खरीद रहे हैं या फिर बेच रहे हैं, जिसको हम लोग क्रय विक्रय कहते हैं। क्रय मतलब खरीदना, विक्रय में हमने बेच देना, ठीक है। मान के चलिए आपके पास छोटा सा उदाहरण ले लेते हैं, ठीक है। आपके पास मान के चलिए बुक है, ठीक है, बुक है, ठीक है। तो ये आप क्लास 12th में इकोनॉमिक्स का बुक खरीदे, ठीक है, खरीद लिए। किस चीज से खरीदे, तो पैसा से खरीदे, कुछ ना कुछ पैसा तो जरूर लगा होगा, ठीक है। उसके बाद आप 12th का एग्जाम दे दिए हैं, पास हो गए, ठीक है। अगर आप चाहेंगे कि इस बुक को मैं सेकेंड हैंड के माध्यम से किसी न किसी को बेच दूं, ठीक है, तो बेचना इस प्रकार से क्या हो गया, विक्रय हो गया, और खरीदना हो गया क्रय, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको हम लोग कहते हैं। अब चलिए इसका दो आपका क्या होता है, तो भेद में बांटा गया है, यानी कि कीमत निर्धारण को दो भाग में बांटा गया है, वस्तु कीमत निर्धारण और आपका साधन कीमत निर्धारण। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं वस्तु कीमत निर्धारण को, प्रोडक्ट प्राइसिंग को, ठीक है। इसका संबंध बाजार की विभिन्न दशाओं जैसे पूर्ण प्रयोक्ता, एकाधिकार और अपूर्ण प्रयोक्ता में वस्तु की कीमत का निर्धारण से है, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ते हैं, तो साधन कीमत निर्धारण क्या होता है, इसका संबंध उत्पादन में विभिन्न साधनों की कीमत निर्धारण से है। दूसरे शब्द में इसका संबंध भूमि की कीमत अर्थात लागत, जिसको रेंट कहते हैं, श्रम की कीमत अर्थात मजदूरी, वेज जिसको कहते हैं, पूंजी की कीमत अर्थात इंटरेस्ट कहते हैं, तथा उद्यमी का पुरस्कार अर्थात लाभ जिसको प्रॉफिट कहते हैं, निर्धारित है। इस क्रियाओं का वितरण में यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन भी किया जाता है। साधन कीमत क्या होता है, इसका संबंध उत्पादन के विभिन्न साधनों की कीमत निर्धारण से। दूसरे शब्द में इसका संबंध भूमि की कीमत रेंट से है। मान के चलिए किसी को रेंट दे रहे हैं, आप किसी के द्वारा मजदूरी करवा रहे हैं, किसी को आप आपका ब्याज पर पैसा दे रहे हैं, ठीक है, किसी से आप प्रॉफिट कमा रहे, किसी से आप वितरण यानी कि बांट रहे थे। ये सब जितना भी चीज है साधन कीमत पे आता है, फैक्टर प्राइसिंग पे आता है। अगला दोस्तों लास्ट जो हमारा जो टॉपिक है वो है आपका निवेश, इन्वेस्टमेंट जिसको हम लोग कहते हैं। आज देख रहे होंगे कि बहुत सारा कंपनी है जहां पर इन्वेस्टमेंट या फिर निवेश किया जाता है, पैसा लगाया जाता है, ठीक है। जैसे कि जियो का कंपनी हो गया, ठीक है, रिलायंस का कंपनी होगा, टाटा का कंपनी हो गया, ठीक है, अडानी का कंपनी हो गया। तो यहाँ पर देखिएगा आम व्यक्ति जो है क्या करता है, कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करता है ताकि उसको आगे चलकर कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिले, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए निवेश वह आर्थिक क्रियाएं जिसका संबंध भविष्य में वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन के लिए पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन से है। निवेश द्वारा मनुष्य की आवश्यकताएं अप्रत्यक्ष रूप से संतुष्ट होती है। उदाहरण के लिए कपड़े सिलने की सिलाई मशीन का उत्पादन निवेश है, या कमीजों की सिलाई करने वाले मनुष्य की आवश्यकताओं को अप्रत्यक्ष रूप से संतुष्टि करती है। देखिए सारा यहाँ पर इन्वेस्टमेंट में जो हम बता रहे वो भी लिख सकते हैं। इन्वेस्टमेंट क्या है, ठीक है, यहाँ पर किसी प्रकार का कोई भी कंपनी हो, ठीक है, जिसमें किसी प्रकार का वस्तु को उत्पादन किया जाता है, ठीक है, उसमें अगर कोई व्यक्ति उसमें पैसा लगाता है जिसको हम लोग निवेश या फिर इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो कि आगे फ्यूचर के लिए उसको काम आता है, इस पे लाभ मिलता है या फिर प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पर हम लोग देख चुके हैं, क्या देख चुके हैं, तो क्लास 12 इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 जिसको नाम था, क्या नाम था, तो वैशिष्ट अर्थशास्त्र का में भाग का जिसका नाम था वैशिष्ट एक परिचय, जिसका हम लोग पूरा अध्ययन कर चुके हैं और ये चैप्टर को समाप्त कर चुके हैं। आपके लिए दोस्तों एक होमवर्क है, एक होमवर्क इस प्रकार से है, आप होमवर्क में लिख लीजिएगा कॉपी पे कि वैशिष्ट, ठीक है, यहाँ पर लिख दीजिएगा वैशिष्ट अर्थशास्त्र, ठीक है, और आपका जो समष्टि अर्थशास्त्र, ठीक है, समष्टि अर्थशास्त्र, ये दोनों के बीच अंतर आप लिख के बताइए, ठीक है। लिख के जल्दी से आप व्हाट्सएप कीजिए। ये दोनों के बीच अंतर, किसी भी प्रकार का इंटरनेट का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये जितना भी चीजें हम बताए हैं सारा आज के इस वीडियो में बता चुके हैं कि वैशिष्ट अर्थशास्त्र क्या होता है, समष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है, इसके बारे में आपको अंतर लिखना है, और एक अंतर नहीं 4 अंतर इसके बारे में आपको लिख करके जल्दी से व्हाट्सएप करना है। ये आज का आपका होमवर्क था HW, ठीक है। चलिए आज की इस वीडियो को देखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।